ओडिशा को अपना दूसरा नेशनल पार्क मिल गया है। जी हाँ, हाल ही में सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द शाइस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल कर के आई है। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारी यही है कि उड़ीसा सरकार ने 24 अप्रैल को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो घोषित कर दिया है। और इसी के साथ उड़ीसा में अब 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। जी हाँ, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उड़ीसा में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उड़ीसा में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला कौन-सा था? सबसे पहला है आपका उड़ीसा में जो पहले वाला है उसका नाम है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और भीतरकनिका नेशनल पार्क के बाद उड़ीसा का जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कौन-सा है? उड़ीसा का दूसरा है। और भारत का कौन-सा है? भारत का 107वां नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले भारत में 106 नेशनल पार्क हुआ करते थे और इसके साथ भारत में 107 नेशनल पार्क हो जाएँगे। यदि सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व की ख़ास बात अगर आप देखें तो ख़ास बात ये है कि ये भारत का एकमात्र या दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है, जहाँ पर आपको जंगली मेलेनिस्टिक टाइगर्स देखने को मिलते हैं। अब मेलेनिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं? तो यूजुअली अगर इस पर वैसे हम डिटेल से भी आगे बात करेंगे, लेकिन यूजुअली अगर आप देखें तो टाइगर्स के शरीर जो होता है वो आपको ग्रीन या येलो कलर का देखने को मिलता है। लेकिन जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स होते हैं उनका शरीर ग्रीन या येलो कलर का नहीं होता, बल्कि उनके शरीर पर येलो कलर आपको बहुत कम देखने को मिलता है। उनका शरीर लगभग ब्लैक कलर का होता है, पूरी तरीके से ब्लैक नहीं होता, लेकिन लगभग ब्लैक कलर का होता है। इनको कहा जाता है मेलेनिस्टिक टाइगर। तो ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको मेलेनिस्टिक टाइगर्स देखने को मिलते हैं। इस लिहाज से भी ये पूरा जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा ख़ास हो जाता है। इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का प्रस्ताव जो है वो 1980 में पेश किया गया था। लेकिन इसको अभी जो मंजूरी मिली है वो अब जाकर के मिली है। तो बहुत लंबा इंतज़ार जो है, तकरीबन 40 साल पहले इसको जो है प्रस्तावित किया गया था। लेकिन 40 साल बाद अब इसको सरकार की तरफ से मंजूरी प्राप्त हो सकी है। तो ये एक लंबी जर्नी रही है जिस पर हमने बात की। खबर हमारे सामने क्या निकल कर के आई है, उस खबर को हमने देखा। अब आगे बढ़ने से पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना भी आपके लिए है। सूचना सबसे पहले एआई को लेकर के है। हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर अब आपको एआई भी मिल जाएगा। एआई के फीचर्स भी मिल जाएँगे। हमारे 2 कोर्सेज़ हैं फिलहाल। एक तो ऑनलाइन जो हिंदी माध्यम और अंग्रेज़ी माध्यम के जो ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, दोनों कोर्सेज़ पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। जहाँ पर आप एआई से क्विज़ भी ले सकते हैं, जो भी आपने चीज़ें समझी हैं, उन पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आप एआई से वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, समरी प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, टाइम स्टैम्प के साथ। और इसके साथ-साथ आप एआई से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है। फिर एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए नोएडा सेंटर से है। नोएडा सेंटर पर 2 नए बैचेज़ की शुरुआत हो रही है। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो शुरू होगा 29 अप्रैल से। और अंग्रेज़ी माध्यम का जो अगला बैच है वो 7 मई से शुरू होने वाला है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन और ज़्यादा मजबूत हो सके, तो आप हमारे इस ऑफ़लाइन फाउंडेशन बैच को जॉइन कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी में मददगार साबित हो सकेगा। चलिए, ये हमने बैच की बात कर ली है। बढ़ा जाए आगे, बातचीत करते हैं सबसे पहले सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व के बारे में या सिमलीपाल क्षेत्र के बारे में। तो इसके बारे में अगर थोड़ा-सा आप डिटेल से देखें तो ये हमने देखा था ओडिशा में है। ओडिशा में भी स्पेसिफिकली कहाँ है? तो ओडिशा का जो मयूरभंज ज़िला है, ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में आपको सिमलीपाल रिज़र्व देखने को मिल जाएगा। टाइगर रिज़र्व या प्रोटेक्टेड एरिया जो है, वो देखने को मिल जाएगा। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। ओडिशा में जितने भी हाथी मौजूद हैं उनका 25% जो हिस्सा है वो केवल और केवल आपको सिमलीपाल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर तकरीबन 104 ऑर्किड की प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी, जिसमें से बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो एंडेमिक हैं। इसके अलावा 360 से अधिक प्रजातियां और विभिन्न स्तनधारी जैसे तेंदुआ, सांभर और मगरमच्छ जो हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। वनस्पति की अगर आप बात करें तो यहाँ पर साल के पेड़ आपको मिलेंगे, अर्धपर्णपाती पे मॉइस्ट डेसिडुअस जो ट्रीज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेमी एवरग्रीन ग्रीन ट्रीज जो है वो आपको मिल जाएंगे। और फिर मेलेनिस्टिक टाइगर्स के बारे में तो हमने बात कर ही ली है कि मेलेनिस्टिक टाइगर दुनिया में एकमात्र स्थान जहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर्स मिलते हैं
वो ओडिशा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है जैव विविधता और वन निर्भर समुदायों के लिए काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह जो है, इसको आप ओडिशा के लिहाज से मान सकते हैं। तो हमने सिमलीपाल के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इसके अलावा अब इस निर्णय के प्रभाव क्या होंगे? यानी कि सरकार की तरफ से, ओडिशा की सरकार की तरफ से जो सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व को या सिमलीपाल प्रोटेक्टेड एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस, क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे? तो इस निर्णय की वजह से अगर आप देखें, इसकी वजह से राज्य की जो पारिस्थितिकी विरासत है, जो इकोलॉजिकल हेरिटेज है, उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ-साथ राज्य में उस खास तौर पर उस पूरे क्षेत्र में जो आपके आदिवासी समुदाय हैं, उनकी आकांक्षाओं को भी बल मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समुदायों की माँग अधिकांशतः क्या होती है? माँग यही होती है कि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में उनको रहने का अधिकार मिले और इसके साथ-साथ वहाँ पर जो वन मौजूद है, वहाँ पर जो पेड़ मौजूद है, वहाँ पर जो तमाम जीव-जंतु मौजूद हैं, उनकी रक्षा की जा सके। तो अगर हम उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं, तो उस क्षेत्र की और बेहतर ढंग से जो है रक्षा की जा सकती है। वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियों को रोका जा सकता है। अभी इस पर और डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, खास तौर पर भारत की तरफ से जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, उसको हम और बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है, उसमें डिसाइड ये किया गया है कि तकरीबन आपका 845 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र पूरी तरीके से राइट्स फ्री घोषित कर दिया गया है। राइट्स फ्री होने का मतलब ये है कि वहाँ पर नेशनल पार्क का जो कोर एरिया है, उसमें किसी को भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा। वहाँ पर केवल जो आपका जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको संरक्षित किया जाएगा और इसके अलावा यानी कि यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो शेष 2750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र बेसिकली यहाँ पर सीमित मानवीय गतिविधियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी और इन क्षेत्रों में आपको आदिवासी समुदाय भी देखने को मिल जाएँगे। तो इनको जो आदिवासी समुदाय हैं, उनको रहने के अधिकार भी मिलेंगे और जो पूरा आपका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसको भी संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा सिमलीपाल अब राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर रिज़र्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व, एलिफेंट रिज़र्व, इन सभी विशेष मान्यताओं के तहत एकीकृत कर दिया गया है। यानी कि सिमलीपाल क्षेत्र जो है, उसको लगभग भारत की सभी मान्यताएँ मिल चुकी हैं। वो नेशनल पार्क भी बन चुका है, वो टाइगर रिज़र्व भी बन चुका है, वो बायोस्फीयर रिज़र्व भी है और वो एलिफेंट रिज़र्व भी है। तो लगभग सभी चीज़ें अब आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, यानी कि वो क्षेत्र अब बहुत ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र जो है, बन चुका है। इसके अलावा सिमलीपाल क्षेत्र के संरक्षण के लिए, सिमलीपाल क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों की यदि आप बात करें तो सबसे पहले एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम। तो ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत जो आपका पूरा सिमलीपाल वाला क्षेत्र है, उसमें सुरक्षा और निगरानी के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे। जैसे आपका एआई कैमरा युक्त टावर्स का इस्तेमाल किया गया था, ट्रेल गार्ड्स कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। एक आपका संचार नेटवर्क भी स्थापित किया गया इस क्षेत्र के लिए। आई4 सेट, तो ये संचार नेटवर्क जो था, इस क्षेत्र के लिए स्थापित किया गया था। फिर इसके साथ-साथ आपका इस पूरे क्षेत्र में जो आपके जीव-जंतु हैं, जो पेड़ हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से जो पुलिसकर्मी हैं और जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी एक सुरक्षा टुकड़ी भी तैयार की गई थी। तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से 2 मादा बाघों को स्थानांतरित किया गया था इस पूरे क्षेत्र में। टारगेट क्या है? टारगेट यही है कि 2036 तक सिमलीपाल में बाघों की जो जनसंख्या है उसको 100 तक बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं। इसके साथ-साथ जो आपके स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए आमा सिमलीपाल योजना की भी शुरुआत की गई थी जिसमें आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, इको टूरिज्म और स्वास्थ्य एवं शिक्षा अवसंरचना में सुधार के प्रयास किए गए हैं। तो योजना का नाम एक बार फिर से आप याद रखिए, आमा सिमलीपाल योजना किसके लिए है? सिमलीपाल क्षेत्र के लिए है, ताकि उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये ओवरऑल आपका कुछ इम्पोर्टेंट कदम जो है, वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए। अब एक सवाल जो आपके मन में उठ सकता है, वो ये है कि बेसिकली भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, वो क्या है? किसी क्षेत्र को दरअसल राष्ट्रीय उद्यान कैसे घोषित किया जाता है? उसकी यदि हम बात करें, तो भारत में यदि आप देखेंगे, भारत में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों, दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने-अपने लेवल पर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये अधिकार है। राज्य सरकार के मामले में सबसे पहले यदि आप देखें, तो अगर राज्य सरकार को ये लगता है
कि कोई जो आपका क्षेत्र है, कोई विशेष क्षेत्र है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से, वन्यजीव के लिहाज से, वनस्पति, भूगोल, प्रकृति या प्राणीजन्य के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य की सरकार इस संबंध में एक प्रारंभिक सूचना जारी कर सकती है। प्रारंभिक सूचना जारी करने के बाद, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो राइट्स हैं, वो राइट्स समाप्त हो सकते हैं। तो फिर उनके राइट्स के जो दावे हैं, उन दावों को दर्ज किया जाता है, उन दावों को निपटाया जाता है, लोगों को स्थानांतरित किया जाता है और फिर इसके बाद राज्य सरकार जो है, इस संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमाएँ हैं, वो सीमाएँ निर्धारित करना अनिवार्य होता है। तो इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सरकार ये बताती है कि जो नया राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो नया नेशनल पार्क होगा, उसकी बाउंड्रीज़ क्या होने वाली है। तो ये हो गया आपका राज्य सरकार कैसे घोषित करती है। केंद्र सरकार की अगर आप बात करें तो सेम प्रोसेस केंद्र सरकार के मामले में होता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई क्षेत्र जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से, वन्यजीवों के लिहाज से, इकोसिस्टम के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो केंद्र सरकार उस क्षेत्र में बेसिकली एक प्रारंभिक सूचना जारी करके अपना इंटेंशन दे सकती है कि वो इस क्षेत्र को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाहते हैं। फिर इस संबंध में जो भी आपके दावे हैं, जो भी अधिकार हैं, उनकी सुनवाई होती है, उनको निपटाया जाता है और फिर उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अंततः उस क्षेत्र को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस पर हमने बात की। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे आपसे और पूछा जा सकता है, वो ये है कि हमने ये तो देख लिया कि नेशनल पार्क को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क की बाउंड्री में चेंज कैसे होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसकी बाउंड्री में चेंज की अगर आप बात करें तो इसमें इसकी बाउंड्री में चेंज करने का जो अधिकार है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, कौन? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जब तक इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है, जब तक ये जो बोर्ड है, ये जो आपका बोर्ड है अनुमति नहीं दे देता है, तब तक किसी भी नेशनल पार्क की बाउंड्री में चेंज नहीं किया जा सकता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का जो अधिकार है, वो केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन बाउंड्री में चेंज करने का जो अधिकार है, वो अधिकार राज्यों को है, लेकिन राज्य अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। राज्यों को पहले इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करना होता है। वो प्रस्ताव भेजा जाता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जब उसमें अपनी मंजूरी दे देता है, तभी किसी नेशनल पार्क की बाउंड्री में चेंज किया जा सकता है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसमें एक सब कमेटी भी होती है। सब कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो सब कमेटी है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमने इस पे पहले भी चर्चा की है। तो ये ओवरऑल आपका पूरा टॉपिक हो जाता है, जिस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान निर्धारित करने की या डिसाइड करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों, या ऑप्शन डी केवल ग्राम सभा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।